बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। नाज़रीन, आज बहुत सारी खबरें हैं जिन्हें हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। जौहर टाउन में हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस को निशाना बनाया गया था। उसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि जाँ बहक होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। तो हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम तर जो जाँ बहक हुए उनके लिए इज़हार ताज़ियत करते हैं, जो ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं। इसके अलावा मुल्क में सियासी तौर पर भी बहुत सारी गहमा गहमी चल रही है, मुआशी तौर पर भी गहमा गहमी चल रही है और अंदरूनी चैलेंजेस के साथ साथ बैरूनी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। अंदरूनी तौर पर अगर बात की जाए तो हुकूमत ने जो बयान दिया था और वफाकी काबीना में फैसला किया गया था, उसके बाद फवाद चौधरी ने जो है वो ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने बताया कि जी मुल्की जो असासे हैं वो गिरवी रखने के हवाले से फैसला किया गया है कि गिरवी रखी जाएंगी। 3 एयरपोर्ट हैं और कुछ मोटरवेज़ हैं और इससे पहले उस पर भी तनकीद होती रही और इससे पहले भी तनकीद होती रही है कि इमरान खान साहब ये बात करते थे कि जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने सिर्फ शाहराहों पर ही पैसा लगाया है। अब मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ जो वो पेशी पर आई, उसके बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले इसी बात पर तनकीद की जाती थी और वही असासों के गिरवी रखकर पैसे लिए जा रहे हैं। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि मरियम नवाज़ का क्या ये बयान दुरुस्त है और साथ ही साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ के हवाले से भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को जान और इंसाफ की ज़मानत दी जाए तो उनको वापस लाया जा सकता है, वापस वो आ जाएंगे। इस पर बात करेंगे कि नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है क्या, और दूसरी तरफ हम इंटरनेशनली बात करेंगे कि अफगान अमन अमल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ISI सेक्रेटेरिएट में ब्रीफिंग दी गई। अफगान अमन अमल जो है वो तातुल का शिकार होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम रहा है और अमेरिका भी इसका मोतरफ रहा है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कश्मीर के मामले पर बात करेंगे, क्योंकि मोदी ने आज APC बुला लिया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और पुरानी हैसियत कश्मीर की बहाल करें ये कहा जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से कश्मीर में। ये सारी सूरत हाल ज़ेर बहस रहेगी। दीगर खबरें भी डिस्कस करेंगे। खादिम अली मांडला साहब हमें प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़कार हैं, सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया मांडला साहब आपके वक्त का। मांडला साहब, सियासी तौर पर अगर देखा जाए, सबसे पहले आपसे इसी की राय जान लूँगा कि मरीम नवाज़ के दुरुस्त कह रही हैं कि जी हम पे पहले तनकीद करते थे, जी हमने जो है अवाम का पैसा खा के इतने असासे बनाए और अब उन्हीं असासों को गिरवी रख के आप जो है वो कर्ज ले रहे हैं ताकि सूद से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ। मरीम नवाज़ का ये बयान कि असासे गिरवी रख के कर्ज़ा लिया जाता है, अगर वो इसकी जो है वो मजम्मत करती हैं तो मेरा ख्याल है पहले मजम्मत अपने वालिद मफरूर आज़म से शुरू कर दें, इसहाक डार से शुरू कर लें, क्योंकि ये रस्म पुरानी उन्होंने डाली हुई है। ये मोटरवेज़, एयरपोर्ट, ये बहुत सारी बिल्डिंगें जो है ना ये उन्होंने गिरवी रख के पहले कर्जे ले चुके हैं। तो पहले तो अपने घर से जो है वो मजम्मत शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई कर्ज लेता है, आप अगर अपने मुल्क पाकिस्तान से भी कोई इंडिविजुअल इनफरादी तौर के ऊपर भी कोई बंदा अगर कर्ज लेने जाता है बैंक से, तो वो कोई ना कोई चीज़ मार्गेज करते हैं, प्लज करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो फिर ही कर्जा मिलता है। तो यही शराइत जो है ना वो इंटरनेशनली भी है कि जब भीख मांगने से आप लोगों ने बाज नहीं आना, वो ये हुकूमत हो, इससे पिछली हुकूमतें हों, जब आप अपने वसाइल में रह के अपने मसाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने कशकोल पकड़ना है, कर्ज लेना है, फिर उसका सूद अदा करना है, तो आपको गिरवी तो कुछ ना कुछ रखना है। फिर उस भी पीछे देखो ना, ये पिछले अभी थोड़ा अर्सा पहले ही इसी हुकूमत ने ये मेरा है इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखाया था। तो बात हुई थी फातिमा जना पार्क और इस्लामाबाद क्लब की, पहले उसकी बात हुई फातिमा जना की, लेकिन उसको छोड़ के उन्होंने बोला ये भी पाकिस्तान के साथ से हैं, फातिमा जना पार्क हो या इस्लामाबाद क्लब हो। तो बात तो फिक्र वाली ये है कि आया जो चीज़ें पहले आपने मार्गेज करवाई थी पिछली हुकूमतों ने या इस हुकूमत ने, क्या वो आपने रिलीज़ करा दी हैं? अगर नहीं कराई तो इसका मकसद है जो आज पर आज कराओगे, जो चीज़ें गिरवी रखोगे वो गिरवी होती जाएंगी आगे भी। फिर यही वजह है कि आप बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं अपनी खारजा पॉलिसी, फिर वो कमज़ोर पॉलिसी होती है, वो आज़ाद पॉलिसी नहीं होती, क्योंकि आप फिर एक ग़ुलाम की हैसियत से, एक मकरूज़ की हैसियत से जो है ना वो पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो फिर अपनी मर्ज़ी की डिक्टेशन जो है ना वो बाहर से आपको मिलती हैं, जिसको आपने मानना होता है। अगर नहीं मानते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो आपके ऊपर ब्लॉकेज जो है ना
वो इंटरनेशनली वो खड़े कर देते हैं जिनको अबूर करना मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पुरानी रस्म आ रही है। वो बार बार हम कहते हैं कि अल्लाह करे कि इनको पूरी दुनिया में कोई कर्ज ना दे, कोई IMF ना दे, कोई वर्ल्ड बैंक ना दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ना दे। ये जिधर कशकोल लेके जाएं, इनको दरकार के बंदा बाहर फेंक के, तब जाकर ये अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने की जो है ना इनको आदत पड़ेगी। ये पूरे मुल्क को इन्होंने मकरूज कर दिया। फीका से एक बंदा जो है ना वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो तनकीद करी वो भी गलत है और हुकूमत ने जो इकदाम लिया वो भी गलत है। देखिए बात ये है कि हुकूमत अभी इनकी आप जब बयान सुनेंगे हुकूमत की अपोजिशन के ऊपर तो वो यही कहेंगे कि 8 बार यही कार्रवाई जो है ना वो सागदार कर चुका है। कल मेरा फरक हबीब साहब भी इसके ऊपर काफ़ी बोले हैं, तो उन्होंने पूरी एक तफसील दी है। तो बात ये है कि जब ये हुकूमत को लोग लाए थे तो इस हुकूमत के जो नारे थे वो तो ये नहीं थे, वो तो ये थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कशकोल जो है ना वो उसको लेके दुनिया में नहीं घूमेंगे, हम जो है ना अपने पाँव पे खड़े होंगे। आप प्रीवियस हुकूमतों की इस हुकूमत से तो इल्तमास यही है कि उनकी मसाले आप ना दें। अगर आपने मसाले ही देनी थी तो फिर आपके आने की क्या ज़रूरत थी? फिर वो माल ले भी रहे थे, लूट भी रहे थे, तो फिर उन्हीं को रहने देते। भाई आपको चेंजिंग के लिए तो लोग लाए थे कि आपने इस मुल्क को जो भी इनकी खारजा पॉलिसियाँ गलत थी या कर्ज लेने वाली पॉलिसियाँ गलत थी तो आपने उनका ख़ात्मा करना था। आपने आकर बोल्ड फैसले लेने थे, आपने आकर अपने रेवेन्यू को बढ़ाना था, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना था, लेकिन मजबूत फैसले आपने लिए नहीं। अभी वही तरीका है। कभी देखो ना 8,487 अरब का तो आपने बजट बना लिया, 4,497 अरब जो है वो आपकी टोटल इनकम है। बाकी मुझे बताएंगे ये जो 4,000 अरब है ये कशकोल ही लेंगे ना या टैक्स लगाएंगे? टैक्स लगाने के जो है ना वो आप में हिम्मत नहीं है। जब नहीं हिम्मत है, नेटवर्क जो जितने बड़े मगरमच्छ है सबके पास जो है सरमाए, और गरीबों को पकड़ के आप जेलों में डालेंगे। जिस तरीके से वो शौकत तरीन भी बयान दे रहा है कि अभी कोई जो है वो टैक्स, वो गरीब ही जाएंगे ना, अमीरों के पास बड़े बड़े वकला आ जाएंगे, उनके वो नेटवर्क का पहले ही बने होते हैं, तैयार होते हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को पिछली हुकूमतों को मिसाल बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। हुकूमत जब चेंज हुई है तो दुनिया तंग थी, ये अवाम पाकिस्तान तंग थी इन चोरों लटेरों डाकुओं से, तो आपको लेकर आई थी, आपने एक नया निज़ाम देना था। और अब तो इतना वक्त गुज़र गया कि अभी इनके पास नहीं, ये तो पहले 6 माह थे। देखो आपके इस निज़ाम में तो इतना दम ही नहीं है कि इस निज़ाम में कोई बड़ा मगरमच्छ आप मुझे जेलों में बताएं जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया। मतलब एक कैदी वो नवाज शरीफ को आप जेलों में नहीं रख सके, शहबाज शरीफ बाहर है, वो हमजा शहबाज बाहर है, वो खाजे माजे ताजे सारे बाहर हैं, उधर पीपल पार्टी के देख ले तो सारे बाहर हैं। तो मुझे बताया कि इस निज़ाम में तो इतनी सख्त ही नहीं कि किसी बड़े मगरमच्छ को वो जेल की सलाखों के पीछे रख सके। जब रख नहीं सकोगे तो रिकवरी कहाँ से आएगी? जब रिकवरी नहीं आएगी तो आपको तो इस तरफ सोचना था कि भाई कोई इस तरह का सख्त आर्डिनेंस लाएं। ये निज़ाम असल में जो पार्लिमानी निज़ाम है ये टोटल फ्लैप कर चुका है, नाकाम हो चुका है, भट्ठा बैठ चुका है इसका। इसको जितना आपने लिंगर आन करना है कर लें, साल करें, 2 करें, 10 करें, मज़ीद आपने दलदल में फंसना है, मज़ीद मुल्क को मकरूज करते जाना है। वो आज सोच लें, कल सोच लें, कोई इसको कोई नई शक्ल दें, कोई सदारती निज़ाम की तरफ इसको लेकर जाएं, वरना ये चोर लटेरे डाकू ब्लैकमेलर ये तमाम के तमाम जितने बैठे हैं इनकी अपनी मराद तो चल रही हैं, अपनी इनकी यशियाँ चल रही हैं। असर किसके ऊपर पड़ रहा है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग होती तो इनके घरों में तो नहीं होती, वहाँ तो बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए, पैसे के अंबार है, सरकार की मराहत है, कोई फिक्र फाका इनको है नहीं है, तो असर तो पड़ेगा जाके एक गरीब आदमी के ऊपर। तो ये निज़ाम आपके सामने है, दंडराते फिर रहे हैं और आकर जो है लेक्चर और भाषण देते हैं, और वही लोग भाषण देते हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। भाई आप में अगर इतनी हिम्मत थी, तौफीक थी, तो बात पता है कि एक एक चीज़ तो खोल के बता रहे हैं कि 1947 से लेकर 2008 तक जो टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब था। तो जब 8 से 18 गया तो 26,000 अरब हो गए। तो बनाया उसमें क्या है इन्होंने?
कि 47 से लेके 2008 तक आप अपने तमाम इंस्टीट्यूशन, आप अपने अटामिक हर चीज़ तैयार कर चुके थे, पूरा निज़ाम था, डैम थे, जंगें भी उसमें लड़ चुके थे। तो ऐसे 10 साल में 20,000 अरब लेके ये पीपल पार्टी और नॉन लीग जो लटेरों ने, मुझे बताओ क्या किया इस मुल्क में। तो आज 3070 अरब जो है वो तो सिर्फ सूद की अदायगियों का आपको अदा करना पड़ता है। जो बजट आपने बनाया है तो पीछे आवाम के लिए क्या बचेगा। तो ये जो कर्ज सूद की बात में जा रहा है, ये इसी मरियम के जो है ना वो पापा जानी जो बाहर बैठे हैं अभी, तो उसी का करता धरता है। तो ये इसी जरदारी का करता धरता है। नवाज शरीफ साहब के वाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर इंसाफ और जान की जमानत हो तो फिर वो वापस आ सकते हैं। तो उनको कौन सा इंसाफ नहीं मिला? मतलब मुझे बताएं कि ये शहबाज में फैसला आता तो फिर शहबाज शरीफ को इन्हीं अदालतों ने जमानतें दी ना। हमजा शहबाज इन्हीं अदालतों से बाहर है, शायद खकान अब्बासी इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर है, राणा सनाउल्लाह इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर है। कल उसकी ख्वाजा आसफ की जमानत इन्हीं अदालतों से हुई है। ये ख्वाजा साद रफीक, ये जितने फिर रहे हैं, ये राजा रेंटल, दूसरे गिलानी, जरदारी, ये किन अदालतों से इंसाफ लेके बाहर है? तो उनको कौन सी अदालत चाहिए इनसे अलावा? अगर ये इंसाफ नहीं दे रहा इसको निज़ाम, तो ये फिर बंद होने चाहिए थे। मतलब कि बंदे को कोई शर्म होती है, हया होती है कि सारे रिलीफ भी मिल रहे हैं, अभी उसको कौन सी जमानत चाहिए? तो भाई इनको ये इसी जो है निज़ाम के तहत इन्हीं अदालतों से वो खुद जो है बेनिफिशरी कि एक कैदी होने के नाते एक दरख्वास्त उसने दी कि जनाब मेरा पापा जानी बड़ा बीमार है, मुझे उसकी इयादत करनी है, तो मुझे छोड़ दिए। वो इस निज़ाम ने बाहर छोड़ा, जिसकी इयादत करनी है वो बाहर है और ये यहाँ बाहर है। तो अभी कोई निज़ाम में कोई है गुंजाइश कि जिन्होंने इन लटेरों को जो है ना बाहर नहीं छोड़ा, तो अभी भी उसी निज़ाम के ऊपर गिला। किस चीज़ का गिला? बाकी सवाल कर रही है कि भाई उसकी ज़िंदगी की अमानत, ज़िंदगी की अमानत जो है ना जमानत तो कौन दे सकता है? और ख्वाजा आसिफ भी तो जमानत पर रिहाई का हुक्म हुआ है, वो भी तो इसी निज़ाम से, तो इसी निज़ाम, उसका तो नाम ले लिया ना हमने। मुझे कोई एक बड़ा मगरमच्छ बताएं कि जिसको इस निज़ाम ने रिलीफ नहीं दिया, उसकी वजह कि इनके ताने बाने कराने जितने भी हैं, ये जुडिशरी से लेकर सारी चाले ताले। अच्छा, वहाँ लाहौर में तो वैसे फैज़े आम जारी है ना, वहाँ तो हर बंदे की ज़बानें ज़दे आम है। ऑपोजिशन जिसको कहीं जमानत ना मिले वो लाहौर जाके अप्लाई कर दे। ऑपोजिशन में अभी कोई दमखम है? नहीं, दमखम तो दमखम क्या है? दमखम है उनमें पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस निज़ाम में रहते हुए तो चोरों लटेरों डाकू कातलों में दमखम होता है ना। मतलब कि साने मॉडल टाउन किसने नहीं देखा? किसके सामने नहीं हुआ? किसके सामने वो मर्डर नहीं हुए? किसके कैमरे में वो जो है महफूज नहीं है तस्वीरें, फुटेजेस? तो ये निज़ाम है ना कि वो कातल दंदनाते फिर रहे। आज तक कोई बंदा फांसी लगा तो बताओ? कराची में 100 50 बंदा एक दिन में टारगेट किलर होती, तो सारे बाहर फिर रहे। कोई बंदा बाहर अंदर जाते हैं विक्ट्री का निशान बनाते हैं। मतलब शहबाज शरीफ FIA बुलाती है, वो पहले जाने से पहले जमानत जनाब को मिल जाती है कि जनाब वहाँ जाएं तो आपको पठाना को ले। फिर अजीबो गरीब किस्म के हुक्मनामे जो है वो जारी हो रहे हैं कि जनाब इन मुलज़मान को, ये जंगीर तरीन के लिए हो गया, शहबाज शरीफ के लिए हो गया, मरियम नवाज के लिए हो गया कि पकड़ने से पहले 10 दिन पहले इन लोगों को चोरों का जो है ना आप इन्फॉर्म करेंगे। ये तो आपका निज़ाम है। जब चोरों को आपने इन्फॉर्म करके पकड़ना है वो पकड़ाई देंगे आपको। वो रात ही रात में सेटिंग बना के। अच्छा, सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम पहले बेहतर था या अब टाइम के साथ सिस्टम मजीद खराब होता जा रहा है? नहीं, खराब तो वो होता है जो सिस्टम हो। इस मुल्क में सिस्टम है ही नहीं। ये न मगरमच्छों के लिए कोई सिस्टम नहीं। वो पुरानी मिसाल है कि ये कानून जो है वो एक जाले की मनीत है जिसमें छोटे मकड़ियाँ जो है ना वो तो फंस जाती हैं और ताकतवर जो है ना अपने पाँव के नीचे रौंद के गुजर जाता है। अच्छा, सियासी तौर पर अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें, अब जिस तरह से मरीम नवाज के स्टेटमेंट आया है अभी, इसके बाद अब सियासी तौर पर गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। सियासी तौर पर आने वाले चंद महीनों में आपको कुछ पारा हाई होता नजर आ रहा है या सिचुएशन इसी तरह से रहेगी? क्योंकि अपोजिशन का जो बुनियादी तौर पर काम होता है वो हुकूमत के गलत कामों की निशानदेही करना और उन्हें ट्रैक पर लाना है। यहाँ तो कुछ उस तरह का नज़र ही नहीं आता हमें। देखिए, बात यह है कि यहाँ तो सिर्फ डिबेट हम असेंबली में देखें या प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन असेंबली पे भी कोई काम की डिबेट हमें नजर नहीं आती ना।
ये मुकाबला तकरीर साजी का मुकाबला, तकरीरी मुकाबले हो रहे। इसके अलावा सब बंदों को पता है कि ये जो तकरीर करने वाला ये डाकू है, ये चोर है, ये लटेरा है, ये जमानत के ऊपर रिहा है। 25-25 अरब के इनके ऊपर जो है वो केस हैं, कभी 1.5 करोड़ के सासे होते हैं वो 7 अरब के बन जाते हैं। ये टीटी ग्रुप, 56 कंपनी, ये किस किस को नहीं पता है। फिर इनके मुलाजमों के नाम अभी जो पेशी हुई है तो उधर जाते हैं तो वहाँ माथों पे पसीने आ जाते हैं, टांगें भी कांपती हैं, सवालों के जवाब इनके पास होते नहीं, तो बाहर आके भाषण किस चीज़ को देते हैं। देकर बताया कि अभी पूछे इनको कौन, पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिन्होंने पूछना उनकी अपनी मनी ट्रेलें नहीं मिल रही। तमाम करप्शन क्लब के मेंबर एक जैसे कि जब उनकी अपनी मनी ट्रेलें जरा को ललकारता तो कहते हो तेरी वीडियो हमारे पास है। यहाँ तो ये है कि तुम मेरी बात करोगे, इनमें दम ही नहीं है। जिन्होंने हिसाब लेना उन्होंने अपने उनके काले करतूत सबके सामने, वो कोई भी अदारा हो, अगर कोई ईमानदार हान सिस्टम पे ऊपर बैठ जाए, वो एक SHO अगर इलाके में ईमानदार आ जाए तो वहाँ तमाम चोर डाकू लटेरे जो है ना वो इलाका छोड़ जाते हैं। तो यहाँ ये सबके सामने दंदनाते फिर रहे हैं, असासे उनके उधर हैं, कोठियाँ, बंगले, कारें, जायदादें, पेट्रोल पंप, क्या क्या नहीं है। लेकिन आप पूछ के तो बताओ उनको, वो कहेंगे हमारे ऊपर सवाल करते हो। अगर हमारे ऊपर करते हो तो तुम्हारा भी हिसाब लिया जाएगा। जब वो ये बात करते हैं तो कहते हैं अच्छा अच्छा छोड़ दो यार इनको, ये तो हमारी तरफ भी बात आ रही है, क्योंकि सारे तो काने हैं ना, जाती मफादात की खातिर सारे मफादा, मुल्क की तो तबाही हो रही है ना। कि मैं तो बार बार इस हुकूमत से, बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बारहा दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये मगरमच्छ इस निज़ाम में काबू आने वाले नहीं है, इनके लिए कोई आर्डिनेंस निकाले। ये तमाम करप्शन क्लब के मेंबर जिन्होंने मालिक को इसको लूटा है, इनको डी चौक में ला के लटकाया जाए जब तक ये मुल्क का लूटा हुआ सरमाया वापस नहीं, तब जाकर दे। 3rd डिग्री का इस्तेमाल वो आम गरीब आदमी, शरीफ आदमी, आप वीडियो ये आप सोशल मीडिया पर देखते हैं किस तरीके से पुलिस उसकी पिटाई करती है। 5 मिनट में रिकवरी होती है, सिर्फ ऊपर लटकाते हैं, छतरौल वाला आता है और इनको जनाब उधर भी हीटर लैब मिल जाते हैं, एयर कंडीशन मिल जाते हैं। अगर वो खिदमत के लिए वही प्रोटोकॉल IG DIG आज भी उनसे जो है वो डिक्टेशन लेंगे, जी सर जी। वो चोरों को जब तुम हार पहनाओगे, उनको जी सर कहोगे, उनको असम्बलियों में बुलाओगे, तो ये दारू की नलायकियां जो दोबारा इधर खड़े हैं। इंतखाबी इस्लाहत पर कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, अभी तक किसी भी मामले पर इत्तफाक राय हो नहीं पाया हुकूमत और अपोजिशन के। हुकूमत कहती है अपोजिशन एक पेज पर नहीं आती, अपोजिशन कहती है जो हुकूमत हमसे मशवरा नहीं लेती। देखो बात ये है कि अपोजिशन कतअन ये इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर कभी नहीं मानेगी, क्योंकि उनको डंडे का राज, उन्होंने राज के ऊपर हुकूमत की है। सारे मॉडल तो उन सबके सामने मिसाल है कि 14 बंदे कत्ल कराओ, 100 को गोली मारो और जिन्होंने मारे हैं उनको फिर नवाजो। तो हर गांव देहात में, शहर में इन्होंने मस्टंडे रखे होते हैं, उन्हीं से मरवाते हैं, वो पर्चे भी गरीबों पे कराते हैं और इसी खौफ और तन तने दबदबे से जो है वो वोट हासिल करते हैं। तो वो कैसे इस्लाहत करेंगे? उनको कैसे जिनकी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम चाहिए कि जिसमें हर चीज़ पोल खोल के आ जाए। कराची में हम देखते रहे हैं, हैदराबाद पे ये MKM वो जो बाहर बैठा है गद्दारे वतन, वो उसकी मौजूदगी में बंदे जाते नहीं थे, लाखों के हिसाब से वोट पड़ जाते थे। अगर कोई बंदा खिलाफ वोट जाए शाम को बोरी बंद लाश होती थी। यही इंटीरियर सिंध का आलम, कोई बात तो करके देखे इनके खिलाफ। तो इनको तो सूट करता है ये निज़ाम अपोजिशन को। इन्होंने हुकूमत मुल्क को लूटा इसी बिना के ऊपर है कि जो वोट नहीं देगा वो या थाने जाएगा या वो अपनी जान से जाएगा। यही कराची में हमने देखा। तो वो किस तरीके से आके इस्लाहत करेंगे? अभी पूरे मुल्क को पता है कि भाई आप आकर हर इलेक्शन मुल्क को आपने जलील कर दी है। जो भी इलेक्शन होता है वो जीतने वाला तो विक्ट्री बना लेता है, हारने वाला कहता है जी धांधली हो। लेकिन भाई आप धांधली के ऊपर किसी और मामले पर भी तो ये नहीं पेज पर आते नहीं आए क्या? वो कहते हैं नैब की इस्लाहत कर, वो पीछे वो FATF क्या वो बिल के मतलब को कानून साजी करनी थी, उस पर ब्लैकमेल पे आ गई हुकूमत कि भाई ये निकालो ये निकालो, ताकि हम जो है ना जो लूटा हुआ सरमाया वो बरी हो जाए। लेकिन इस गरीब आवाम
22 करोड़ आवाम का इन्होंने खून चूसा हुआ है, इनको हजम नहीं होगा, ये जलील होंगे, दिन को बीमारियां ऐसी ऐसी लगेगी, कांपेंगे, मैं अपने घरों में रहना इस पर आता हूँ। थोड़ा महंगाई पर भी बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा इंटरनेशनल अगर बात कर लीजिए, अफगान अमन अमल की बात करें। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर ब्रीफिंग दी गई है, अफगान अमन अमल पर बातचीत हुई है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि अफगान पॉलिसी दुरुस्त नहीं, तो वो कहते हैं जी दहशतगर्दी बढ़ी। लेकिन अफगान अमन अमल में आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है, अमरीका भी इसका मुतरफ है। अफगान अमन अमल आगे बढ़ पाएगा? अमरीका अब फौजों का इनखला चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने मफादात भी चाहता है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान का तल्लक है और अमेरिका की शिकस्त के बाद पिसपाई का तल्लक है, तो ये तो वो इकरार कर चुका है कि मुझे अभी भागने दो। लेकिन भागने के साथ साथ जो उसकी सुपरमेसी है वो चैलेंज होती नज़र आ रही है कि चाइना के साथ वो देख रहा है कि जिस तरीके से उसने सराद किया मुआशी तौर के ऊपर, तो वो हर जगह के ऊपर वो चैलेंजेबल है। तो वो उसको बचाने के लिए वो चाहता है कि मैं इस खित्ते में अपनी जड़ें किसी ना किसी तरीके से, जिस तरीके से बाज़-औक़ात गज़ट आती है, मकबूजा कश्मीर है, यहाँ को बेसेज देंगे, या कतर में अभी पाकिस्तान के ऊपर जब बात आई तो पाकिस्तान ने तो जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा पूरे 22 करोड़ अवाम जो है उसकी वो तर्जमानी की, एक खुददार मुल्क, खुददार कौम और एक खुददार लीडर की जो बयान होना चाहिए था, बिल्कुल सेम वो जवाब दिया जिसकी तवक्को उनको नहीं थी। क्योंकि वो तो वो बादशाह दुनिया का, वो तो ना सुनने का आदी नहीं था कि जब एंकर ने इंटरव्यू लिया तो इमरान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, सोच ही नहीं सकते। तो मेरा ख्याल उसकी वो शक्ल देखने वाली थी एंकर की कि ये मुल्क, फिर वो अमेरिका के उसको देखो ना, अभी जो कल धमाका जिसका जिक्र किया आपने, ये जो स्लीपर सेल हैं ये एक्टिव होंगे। देखिए, अभी ज़ाहरी आप ये समझ लें कि आपके मुल्क के ऊपर प्रॉपर एमरजेंसी का नफाज, इंटरनेशनली भी नेशनली भी, क्योंकि उनके फैसिलिटेटर जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी आप जब बात करते हैं तो उसकी कीमत चुकाने के लिए बंदे को तैयार रहना चाहिए। हमारी जितनी हालात खराब होंगे मुल्क में, इसमें तो शक वाली बात ही नहीं है कि हालात जब आपने चैलेंज करते हैं, क्योंकि या तो आप वो गुलामाना तर्ज के ऊपर, जैसे वो पहले जितने भी हुक्मरान आए हैं, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते थे, कैसे बोलते कि उनकी अपने असासे जो है उन्हीं मुमालिक में है, उनकी औलादे औलाद तो इसकी भी इमरान की उधर है, ये भी बात तो करता है, लेकिन अभी जो है बात के ऊपर पैरा भी देना, वो पूरा मुल्क साथ है इस बात के ऊपर। जब इनकी औलादें बाहर हैं, जुदातें बाहर हैं, सारे सरमाए बाहर हैं, तो इसलिए तो बोल नहीं पाते। फिर जोतना माल लूट कर उन्हीं मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते थे, तो फिर ऐसे लीडर जो है वो बात नहीं कर सकते थे। तो ये जो बयान दे दिया इमरान ने, मेरा ख्याल है बड़ा खुददारी का है, और इसकी कीमत वो गैरतमंद कौमें, क्योंकि जब फैसले कौमें करती हैं या लीडर करते हैं ना, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपका फैसला असूल पे मबनी है। अगर असूल के ऊपर मबनी है तो उसकी कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, बंदा फिर खुशी से चुकाता है कि नहीं कि हमने बगैरती की बात नहीं की। अच्छा, हमने बुज़दिली की बात नहीं की। पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम था, और कश्मीर के मामले पर कब से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की, और खान साहब ने कहा भी कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बन के कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा। अमेरिका का भारत के साथ असर रसूख है, भारत को कहीं ना कहीं पुष्पनाई हासिल है अमेरिका की। अफगान अमल के ज़ेर तासुर रहते हुए क्या हम कश्मीर के मामले पर भी अमेरिका से बात कर सकते हैं? देखो, बात यह है कि कश्मीर हमारा ज़ाती मसला है, वो हमारी शारग है, वो उसमें ये बात ये जो कश्मीर का मौक़िफ़ है ना, इसमें सफ़ीर बन जाने, सफ़ीर की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ना तकरीर की ज़रूरत है, ना ट्यूट की ज़रूरत है, ना करारदादों की ज़रूरत है, यहाँ शमशीर की ज़रूरत है, बिल्कुल बावाज़े बुलंद नारा तकबीर की ज़रूरत है। कि जब तक आप इस तरफ नहीं जाएंगे, कश्मीर के मतलब आप सोचना बंद कर दें कि इशारा मेरी है और मैं कहूँगी अमेरिका मेरी इशारा का आके आज़ाद करा देगा या कोई दूसरा मुल्क करा देगा, कैसे करा देगा? वो अमेरिका को दूर की बात है, आपके इस्लामी मुल्क देखो ना कि मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल नरेंद्र मोदी, जब उसने 370 और 35 से को रिमूव करके उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया मकबूजा कश्मीर का, तो ये दुबई ने देखो कैसे उसको हार बनाए।
सबसे बेहतरीन अवार्ड। सऊदी अरेबिया ने कितने अरब डॉलर की जो है ना सरमायाकारी वहाँ की, क्योंकि वो इस वक्त इंटरनेशनली साइज़ के लिहाज से दुनिया की बड़ी मंडी है, वहाँ दुनिया के ज़्यादा जो है ना मफादात हैं, तो दुनिया का झुकाव उस तरफ होता है। हम तवक्को किससे लगा के बैठे हैं कि आज हम अमेरिका से तवक्को है कि वो आके सालसी करेगा। उसने कौन सी सालसी की है? उसने तो जहां मुसलमान मिले हैं उसने किल किया आकर बेगनाहों के ऊपर। ये अफगानिस्तान हमारे सामने 20 साल जो अशर किया वहां जाकर उसने बिल्कुल मजलूम लोगों की कत्ले आम किया, तो उसके ऊपर हम तवक्को रखें वो मकबूजा कश्मीर में कोई आके अपना रोल प्ले कर दे? क्यों करेगा वो सारा काम हमारी है। ये बाहर पीटने चीखने को छोड़े, वो सीधा उसको दो टोक जो है ना वो हिसाब किताब उसके साथ बराबर करें। क्या मसला है? मसला क्या है कि जब आपकी इशारा फंस गई है तो वो उसको छुड़ाने का तरीका एक ही है। अभी आज जो मोदी सरकार ने एपीसी बुलाई है और अब अपोजिशन जमातों की तरफ से मुतालबा किया भी गया कि पुरानी हैसियत कश्मीर की बहाल की जाए, आपको लगता है कि ये मामला कुछ नहीं? मुतालबा कुछ भी नहीं होगा। वो कश्मीर के लफ्ज़ को ख़त्म करेगा। जो दो नाम अभी हम तो पहले सुन रहे हैं, कोई जम्मू स्टेट का नाम देगा और लद्दाख स्टेट का नाम। कश्मीर का तो वो बिल्कुल अभी इनको बुला लीजिए। बुलाया किसको है? हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया, उसको मुफ्ती महबूबा को बुला लिया है और अब्दुल्ला वालों को बना लिया, जिन्होंने सारी जिंदगी जो है ना उनके तलबे चाहते हैं और उन्हीं की बातें मानी। कौन से लीडरों को बुलाया उसने? तो ये तो तवक्को ही कर दी गलत है कि वो बुलाएगा। वो जी कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, चद्दब बरब ये कह रहा है कि ये जी वो तो इंसानियत, कौन सी इंसानियत? बिल्कुल किसी चीज़ की उसके ऊपर तवक्को नहीं है। बोला अभी बुलाने से पहले मुझे बताओ कि 24 घंटे पहले तमाम इंटरनेट फैसिलिटीज़ वहाँ ऑफ कर दी। तो इसका मकसद ये है कि वहाँ जो जुल्म जबर और जो अभी बैकर बना रहे हैं, जो वहाँ आबादकारी कर रहे हैं, जो हिंदू को लाकर बात कर रहे हैं, ये साल 2 साल कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ हर टेलीविज़न के ऊपर जाकर कि वहाँ जो है ना हिंदू मेजॉरिटी में हो जाएंगे, फिर ये बोलेंगे जी वो करारदाद जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा की उसके मुताबिक हम रेफरेंडम कराते हैं, हम रायशुमारी का हक देते हैं। उस वक़्त हिंदू मेजॉरिटी में हो चुके होंगे, ये बैठ के जो है ना इधर तकरीरें लिख रहे होंगे और जहाँ ट्वीट कर रहे होंगे, मजाक करारदादें पास कर रहे होंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ही तवक्को इसकी जो है ना दी, बिल्कुल छोड़ दो। अच्छा, इंटरनेशनली आपको लगता है कि पाकिस्तान अब अंदरूनी तौर पर तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन ये भी है कि अगर आप सियासी तौर पर स्टेबल नहीं होते तो आप माशी तौर पर नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत शुरू में ये बात करती थी जी पहले तो वज़ीर ख़ारजा नहीं था, हमने सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। कौन सी कामयाबियाँ हासिल की हैं सिफारती महाज पर? देखो बात ये है कि अभी कहने को तो कहना था कुछ, बात ये है कि जो भी हुकूमत आई है उसकी कारकर्दगी यही रही है, उसने यही बगले और तपले बजाए हैं कि IMF ने हमें कर्जा बड़ा दे दिया, हमें फ़लाने मुल्क ने कर्जा दे दिया, हमने फ़लाँ मुल्क से जो है वो इमदाद मिल गई है, कशकोल खिरात इसके ऊपर तुमने मुल्क को पाला है। खर्जा पॉलिसी सारा दिन यही होती क्योंकि अभी अगर IMF ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी ये बिल जितने भी बनाए जो बजट से जड़, तो क्या कर दीजिए? खर्जा पॉलिसी ने काम है। क्या काम है भाई? उन्होंने अपनी डिक्टेशन अपनी मनवा के अपनी शराइत के ऊपर कर्जा देना आपको। तो मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूं कि अगर हुकूमतों की कारकर्दगी को इसी बात पे परखना है कि किस हुकूमत ने पिछली हुकूमत से बढ़ के कर्जा लिया है, तो मेरा ख्याल है ये फिर इतना ढोंग रचाने की ज़रूरत क्या है? ये असम्बलियाँ, सैनेट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सदर, और ये कोई अच्छे बकारी इकट्ठे करो प्रोफेशनल और उनका टाई पैंट कोट पहना के उनको भीख मांगने के लिए भेजो, जाकर वो अच्छे तरीके से भीख मांगेंगे। कोई किसी के मुंह पे हाथ लगाएंगे, किसी के पाँव पे लगाएंगे। ये तो जब भीख मांगने जाते हैं तो नवाबों वाली तो इनकी चाल होती है, नवाबों वाले इनके टॉट पे होते हैं और वहाँ जाकर कीमती होटलों में वो पहले एक घूमते, जब मफरूर आजम बाहर है तो पूरा जहाज बार के ले जाते थे। वो कर्ज देने वाले भी परेशान होते थे कि ये आए हैं भीख मांगने और ये रह कहाँ रहे हैं। कितने जो है वो लाखों डॉलर का जो है वो इनका विजिट है और इतना ही कर्जा इन्होंने लेके जाना है। इनका मकसद क्या है? वो परेशान होते थे। वो आप अपनी औकात में रहें, अपने पाँव के जित कहते हैं ना, वो अपनी चादर के मुताबिक जो है ना वो पाँव फैलाएं। जब तक आप अपने साइज में नहीं आएंगे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। सबको पता है इन्होंने कल हमारे दरवाजे पे आके भीख मांगनी है, सब ने कहना है कर्ज मांगने आना है।
वो क्या औकात होगी। अच्छा, लेकिन जब हम इन लोगों के स्टेटमेंट सुनते हैं, जितने भी वुज़रा हैं, मुआशी तौर पर जब वो बात करते हैं तो वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, जी हमारे अशारिया दुरुस्त हैं, जीडीपी ग्रोथ हमारी इतनी हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है। लेकिन हम बुनियादी तौर पर देखें तो एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हो गया बजट के फ़ौरन बाद। फिर वो कौन से हक़ाइक़ हैं जिनकी बुनियादों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं? समत वाक़अतन दुरुस्त होती है, सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है? जिस तरह बजट पेश हो रहा था ना, इत्फाक की बात है, कुछ इधर ऑफिस है मेरा, वहाँ है वो गोश्त की दुकान है छोटी, तो उधर वो प्लेट लगी हुई थी रेट लिस्ट, तो 190 रुपये मुर्गी का रेट था। कल मैं गया हूँ, मेरा ख्याल परसों, तो वो 250 रुपये था। अवाम ये इशारिये सुनना चाहती है कि हमारे जो नमो इशार 4.4% हो गई है। कौन से फीसद? और वाम को ये बताओ कि जो महंगाई बढ़ रही है यहाँ कोई रुकावट बन रही? मैं जो 5-7 दिन की बात कर रहा हूँ कि 190 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त का रेट लगा हुआ था। परसों मैंने देखा तो 250 रुपये। कितना बढ़ गया? मतलब बाकी कीमतें भी आप इसी तरीके से देख लें। ये इशारिये वाम को क्या सरोकार इससे? अवाम को क्या दिया है? मकरूज एक फीकस बंदा, मैं तो हर बार कहता हूं कि भाई अगर फीकस बंदा 2.25 लाख रुपए का मकरूज किया तो मेरा गाँव जो है ना, वो को तकरीबन 6000 आबादी है उसकी। आज तक प्राइमरी स्कूल बच्चों का वहां नहीं। क्या अजाब, क्या जुल्म मेरे बदला मुझे इस पाकिस्तान के ऊपर, गरीबों के ऊपर क्या दिया उनको? इनको यशिए, इनकी औलादें बार, जदादें बार, अंपायर बार, ये 2-2 टके के साइकिल पंचर लगाने वाला कुछ अरब हाथ से बना गया, तो गरीब आदमी को तलीम ना दे सको, उनको हेल्थ की सहूलतें ना दे सको। जब असाब मांगा जाता है तो कहते हैं जमहूरियत पे जो है ना वो हमला हो गया। कोई बात होती कहते सिक्योरिटी अदारों के ऊपर हमला हो गया। वो किससे पूछेंगे? और सारा निज़ाम जो है ना वो आम के नारे के ऊपर लेते हैं, हम आवाम की खिदमत करते हैं। और इनकी मराद देखिए आप, भाई तुम जो 20-20 हज़ार इनकी तरह की जाए, ये जितने पार्लियामेंटेरियन सेनेटर है, मिनिस्टर है, भाई तुम कोई नौकर थोड़े हो, तुम तो आवाम की खिदमत करने आते हो ना। फ्री ऑफ कास्ट करो, अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करो। गरीब मुल्क है कि तुम गरीब मुल्क के अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों के ऊपर जो है ना आप बिल पास कर देते हो। तो गरीबों के लिए क्या सोचते हो मुझे बताओ? कि इस मुल्क के अमीर हुक्मरान, वो कल वो मैं देख रहा था, वो मेरे दोस्त ने भेजा कि गरीबों को ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर जो है नीचे ऊपर बंदे बैठे होते हैं, तो नीचे लिखा था हुक्मरान बनाने वाले अवाम, तो ऊपर लैंड क्रूजर प्राडो थी कि ये मिनिस्टर की गाड़ी है, ये मिनिस्टर की बीवी की गाड़ी है, ये उसकी बेटी की गाड़ी है, ये उसके बेटे की गाड़ी है। तो जो बनाते हैं मिनिस्टर, वो ट्रैक्टर ट्राली के कोई दाएं लटक रहा था, कोई बाएं, को बच्चे के कपड़े नहीं थे, किसी के पाँव में जूता नहीं था। तो ये अब हम क्रिटिसिज्म हमेशा से प्रोग्राम्स में होता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर करेक्शन ज़रूरी है। रेक्टिफाई किस तरह से किया जा सकता है चीज़ों को? अब बहुत कम वक्त रह गया, 3 साल हमने देख लिया, कुछ बेहतरी नहीं आई। क्या करने की ज़रूरत है? इस निज़ाम में बेहतरी नहीं है। तकरीरें करें, दिन रात सारे टीवी शो प्रोग्राम करते रहे। हुकूमत का आएगा तो बोलेगा बहुत अच्छी है, यही जब हुकूमत अपोजिशन में आ जाएगी तो कहेगी बहुत बुरा है, और यही अपोजिशन जब हुकूमती बेचों में जाती कहती है इस जैसा कोई बजट ही पेश नहीं हुआ। ये सिर्फ इनके अपने खाने के धंधे हैं। गरीब आवाम का या मुल्क के लिए किसी को कोई सरोकार नहीं है कि आपका मुल्क पीछे जाए, आगे जाए। इनका यह है कि हमारे असासे जो हमने लूटे हैं वो बचे, और मजीद हमने लूट रहा है, उसके लिए हमारे लिए मौके फराहम किए जाए। और क्या कह रहे हैं कि हमने लूट लिया, अभी हमें चांस दो, हमने पहले वाम का सत्यानाश किया, मजीद हमें चांस दो। सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए? सिस्टम इसमें गुंजाइश नहीं है ना, गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसे कब तक चलेगा? वही तो आई वांट टू नो, बैठ जाएगा। कौन? बात ये है कि आज अगर आप 8.5 अरब रुपया योमिया ब्याज दे रहे हो, ये अभी बजट में बताया ना कि 3070 अरब हमने सूद की अदायगियों का रखा है, तो उसको 365 दिन पे तकसीम कर लो। 8.5 अरब रुपया एक दिन का आपने सूद देना। तो ये जितने ये प्रोटोकॉल लेके मरात लेके बड़े बड़े सलूट खा रहे हैं और बड़े बड़े अदारों पे बैठे हुए हैं, मुझे बताएं, ये सोचें
कि अगर आज 8.5 अरब आप देने के लिए लेने के लिए कौन कौन बंदा जाके कुछ कोल लेके भीख मांग रहा बाहर, जहाँ पर सिविल गवर्नमेंट की नहीं चलती, 7-2-3 वो दूसरे वो यूनिफॉर्म वाले ले जाते हैं कि जनाब आप ही आ जाओ, आपके कहने पे कुछ मिल जाए। तो कब तक ये कुछ कोल चलाओगे? ये निज़ाम और ये है कि ये लटेरों में कई दफ़ा पहले मिसाल दी है कि एक बंदा एक भैंस खरीद के ले आता है, ताज़ी भैंस, उधर से उसका दूध निकालता है, 8-10 किलो देती है रोज़, उसने को 2-3 लाख दे के घर भैंस ले आता है। भैंस लेके आता है, शाम को दूध निकालने बैठता तो दूध नहीं देती, परेशान हो जाता है। फिर उसको कोई अच्छा खल बड़े में कोई अच्छी चीज़ देता है, सुबह फिर बैठता है, फिर दूध नहीं देती। फिर डॉक्टर को, हकीम, तबीब को मसाले वसाले टोटके बताते हैं, फिर दूध नहीं देती। तंग आके छठे दिन कहता है यार इसको मैं फ़रोख्त करता हूँ। वो फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार लेके जा रहा होता है, रास्ते में एक बंदा मिलता है, वो कहाँ जा रहे हो? उसने बोला यार मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, ये बड़ी अच्छी भैंस लाया था, ताज़ी थी, मैं दूध निकाल के लेके आया हूँ, 10 किलो दे रही थी टाइम के ऊपर, तो मेरे घर में तो इस दूध नहीं दिया। तो उसने बोला ये जो कट्टा है ये कहाँ होता है? उसने बोला खुला ही होता है। उसने बोला इस कट्टे को पहले बांधो, भाई दूध तो ये पी जाता है। तो जब तक ये कट्टे जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इन कट्टों को आप जेलों में बंद करोगे तो आप कुछ भी कर लो, आप सी पैक लगा लो, आप रेकोटेक निकाल लो, आप सोना जो है जमीन से निकाल लो, ये सारे जो चंद कट्टे खा जाएंगे और वामे पाकिस्तान के पाँव में जूता नहीं होगा। वो कल मैं सुन रहा था, परवेज़ खट्टक कह रहा था कि भाई पेशावर में आके ना कोई गरीब कोई कच्चा मकान बताओ, तो वो एक टेलीविजन वाला वो कैम पहुंचे हुए थे, वो देखे तो कच्चे मकान क्या, वहाँ वो दरवाजे भी कच्चे मकानों के नहीं थे, कच्चे मकानों की भी खस्ता हालत थी। तो यहाँ असम्बलियों में एयर कंडीशनों में बैठकर बातें करनी बहुत आसान है, प्रैक्टिकली आप थर का हाल जाकर देख लें, ये पीपल पार्टी वाले करते हैं, वहाँ वो कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं है, वहाँ जो हाल है पीने का पानी नहीं है, यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद में कोई बंदा, ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठा है, तमाम अदारे, चीफ जस्टिस सारे इधर बैठे हैं जज, मुझे बताएं कि कोई बंदा बताए कि कोई जो सीडीए के नाले से पानी भर के पीता है? हर बंदा को फिल्टर से, जिस घर में को बूढ़ी या बूढ़ा हो तो वो मुझे बताएं वो कहाँ से कैन भर के लाएगा? आप इस्लामाबाद को पानी पीने का नल में घर में नहीं दे सके तो गाँव देहातों का क्या आलम है? वहाँ हेपाटाइटिस की अगर जाके मरीज चेक कराएं तो सारा मुल्क तो आपने हेपाटाइटिस और पता नहीं किन किन बीमारियों में मुब्तला किया, तो कोई उस तरफ है तवज्जो? तो अगर ये बड़े मगरमच्छ जेल में जाए तो वहाँ भी इनके जाती डॉक्टर, इनको जाती दवाइयाँ, इनका चेकअप, इनका ये, वो गरीब आदमी का चेकअप जेल में कोई करवा के देख ले यार, उनको वहाँ मेडिसिन नहीं मिलती। इतना बड़ा जुल्म, और इस निज़ाम के होते हुए हम ये तवक्को लगाएं कि इस निज़ाम के होते हुए कोई बेहतरी आएगी, कोई बेहतरी नहीं आ सकती जब तक ये कट्टों को बांध के किसी एक जगह पे बंद नहीं किया जाएगा, कतअन उम्मीद नहीं। अच्छा, अब प्रोग्राम के आखिर में भी आपने पीपल्स पार्टी की बात की, मैं उस तरफ आने वाला था, सिंध की। आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हुए हैं, पंजाब में मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर ग्रुप से भी मुलाकात हुई है, इसके अलावा उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात की है, इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं, फिर ये दोबारा से सिस्टम को देखो, ये बात ये है कि ये जेलों का माल है सारा, जेलों का माल जब बाहर आएगा तो अपनी सेटिंग तो बनाएगा। ये सारे उसके क्लीक रह चुके हैं। ये कल वो मिला मेरा जिस असम्बली का स्पीकर क्या परवेज़ इलाही, तो ये क्या कहते था इमरान खान इनको, पंजाब में सबसे बड़े डाकू और भी उन्हीं के तहत जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, और बीमारी और डाकू इकट्ठे बैठेंगे नहीं तो और कहाँ बैठेंगे? ये जंगीर तरीन है, सबको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो उसने 30-40 का ग्रुप बनाया और तमाम अपनी शरारतों को मनाई, गलत कर। ये सिस्टम आपका ब्लैकमेलर है, निज़ाम आपका ब्लैकमेलर है। इस निज़ाम में रहकर आप इन लोगों को इक़्तिदारों में देख सकते हैं, ठिकाना इनका जेल था, लेकिन आपको मिलेंगे ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको असम्बलियों में मिलेंगे, वजारतों में मिलेंगे, आला ओहदों पे मिलेंगे, आगे प्रोटेक्शन, पीछे प्रोटेक्शन, पुलिसें, माल इतना हराम इतना कमाया हुआ है, तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला साहब है। जब यहाँ ये सेनेट में मंडी लगती है, इलेक्शन में जो करोड़ अरब रुपया जो है वो देखते हैं, आम बंदे को देख लो कि जब टिकट देने का नंबर आता है तो आम आदमी, वर्कर आदमी उसको टिकट नहीं। अभी पीटीआई है मेरे सियालकोट का वाक़, अभी इलेक्शन होने वाला अगले महीने, वो जिसको वो बरियार को दिया टिकट वो उस हल्के का ही नहीं,
वो दसके से ला के वो मुस्लिम लीग काफ में था उसका भाई, वो उसको एक दिन बुला के वो पटा बनाया और टिकट दे दी। वो जो पहले वर्कर हैं वो ताहिर हुंदली साहब, मजबूत बंदे उधर के, मतलब किसी को परवाह नहीं कि कौन किसके लिए जो है ना काम करे क्या ना करे, माल होना चाहिए बस। कोई भी पार्टी, गरीब आदमी को, पढ़ा लिखा को, जेन्युइन आदमी को ला के तो दिखाए असेंबली में, बस माल बंदा हो, माल पानी है। अच्छा, आखिर में मेरे पास 2 मिनट हैं, अभी तक मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। बेहतर कैसे होगा सिस्टम, कौन करेगा बेहतर आके? सिस्टम बेहतर जैसे तब होगा जब ये कट्टे जो है ना इनका बंदोबस्त होगा, लेकिन करेगा इनको कौन करेगा? ये करने वाला कोई नहीं। ये अभी मैंने बताया ना 8.5 अरब योमिया है, तो जब ये 20-25 अरब योमिया पे पहुंच जाएगा, भट्ठा सब का बैठ जाएगा, मराद सब की बंद हो जाएंगी, गुलामाना तर्ज की। अभी तो उम्मीद होती है ना कि स्टेट बैंक, नेशनल बैंक से 1 तारीख को चेक पहुंच जाता है, गाड़ियां ले आओ जी, पेंशन जो है ना वो ले आओ, तनख्वाहें ले आओ। जिस दिन वो बंद हो जाएंगी तो खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे, खुद बोलेंगे कि भाई अभी इसका इलाज करें। जब इलाज का करने का सोचेंगे तो सरमाए सारे पूरी दुनिया में इनके बिखरे होंगे, जितना कर्जा है इससे ज़्यादा सरमाए अंपायर जो है ना इन चोरों डाकू लटेरों ने बाहर खड़े किए हैं। आप भी लाने की सकत नहीं होगी, ये लोग बाहर भाग चुके होंगे, फिर आप पछताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। खादिम अली मानरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, क्रक्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।